हम लोगों ने सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 इन सभी रूल को हम लोगों ने फिनिश किया है ना। अब हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। देन आफ्टर हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में क्या रिलेशन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर्स विद न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। सो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें पढ़ना है वो ये 4 मेथड हमें पढ़ने हैं। फॉरवर्ड यूलर, बैकवर्ड यूलर, मॉडिफाइड यूलर एंड रंगे-कुटा मेथड। ये रंगे-कुटा मेथड में हमारे सिलेबस में 4 मेथड हैं। रंगे-कुटा 1, रंगे-कुटा 2, रंगे-कुटा 3 एंड रंगे-कुटा 4। ये 4 मेथड हमारे सिलेबस में। ओके, बहुत ही टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि सर इतना सारा मेथड, सभी एक दूसरे से लिंक है और इन 4 मेथड में से तो आपको सिर्फ एक या दो ही पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बाकी तो मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा कि हाँ ये कर लो, आंसर आ जाए। ठीक है, सो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे किन डिफरेंशियल इक्वेशन पे वर्क करना है। तो देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर मुझे बताओ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर एंड किस डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, आरके का और भी मेथड होता है रिकेश। आरके में हम लोग जो है ना, आरके 1 2 3 4 तो हम लोग बोलते ही आरके एन तक जाता है ना, आरके एन। और आरके में एडप्टिव मेथड भी होता है, तो बहुत सारे उसके मेथड है। इनमें से हम लोग सिंपल वाले डायरेक्टली पढ़ेंगे सिर्फ। सर ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, y(x0 = y0। इनिशियल की जगह बाउंड्री बोल लो, क्योंकि x की वैल्यू है, t की वैल्यू नहीं है। ओके, सो बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है y(x0 की वैल्यू y0। अब हमसे क्या पूछा जाएगा कि y की वैल्यू x1 पे बता दीजिए कि y की वैल्यू x1 पे क्या होगा। अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाता हूं तब तो सर मैं डायरेक्टली मेथड से सॉल्व करके मैं बता देता। लेकिन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है, दैट्स व्हाई वी यूज द न्यूमेरिकल मेथड। तो वैसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं किए जा सकते उनके लिए न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन यूज होता है। और उसमें हम ऐसी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। दे विल आस्क यू हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y at x1. So there will be some numerical approach how to find these values. Okay, so I will explain this one by one. So let's start working on forward Euler method. हम लोग सबसे पहले forward Euler method पे वर्क करने वाले हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बना रखा है। हमारा एम क्या है कि हम dy upon dx is equal to फंक्शन x, y, एक इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है y(x0 = y0। हम इसको सॉल्व करें तो मैंने ऐसा मान लिया कि ये जो dy upon dx = फंक्शन x, y है, इसका सॉल्यूशन y = f of x, इसका सॉल्यूशन है ये y = f of। और उस y = f of x जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का मैंने जब कर्व बनाया है, देन कर्व इज दिस वन। ये कर्व निकल कर आया। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो इनिशियल पॉइंट चूज किया x = x0। सो ये पॉइंट है x = x0। इस पॉइंट पे मैं ऊपर गया, ये वाला पॉइंट मुझे मिला। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, x की वैल्यू x0, फंक्शन में x0 पुट करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं y0, है ना। तो ये पॉइंट बन गया x0, y0। दिस पॉइंट इज x0, y0। Now what we will do, we are looking for dy upon dx. dy upon dx, it means slope. Slope, it means we are relating it with tangent line. So we will just make a tangent line. हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक tangent line बना लेना है। जब मैंने इस tangent line को ड्रॉ किया तो ये tangent line मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है। मुझे किस पॉइंट पे बोला है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, मुझे बोला है y की वैल्यू x1 पे फाइंड आउट करने के लिए। सर x1 कैसे मिलता है, देखो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में भी पढ़ा था हमने। x1 लिखने के लिए मुझे x0 में एक स्टेप साइज h को ऐड करना पड़ता है। तो इसी x0 में मैंने एक स्टेप साइज h ऐड किया, मुझे वो x1 मिल गया एंड x1 की वैल्यू x0 प्लस h होगी। मैंने इस पॉइंट पे फिर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया।
वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे एक्चुअल वैल्यूज फंक्शन से मिलनी चाहिए थी, और वो वैल्यूज यहाँ पे मिलनी चाहिए थी कि x1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, y1 है। लेकिन सर अगर मुझे कर्व पता ही होता तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेता। हमने क्या किया कि मुझे तो सिर्फ ये टेंजेंट लाइन पता था, मुझे क्या पता है, dy अपॉन dx इक्वल टू एफ एक्स कोमा, मुझे सिर्फ ये टेंजेंट लाइन पता है। जब मुझे ये टेंजेंट लाइन पता है, तो इस पॉइंट पे मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे मिल रहा है। इट मींस हमने क्या बोला कि उसकी उस y इज इक्वल टू x1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस टेंजेंट लाइन से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे x1 पे वैल्यू देगा। सो हमारा एम क्या है, अब हमारा एम है कि इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो। इस लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होगा भाई, इस लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होगा, तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा रखा है, ऐसे उस तरीके से मत जाओ, ऐसे जाओ, यहां से जाओ, ये एंगल कितने हैं, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। होना चाहिए सर यहाँ पे x1 y1, लेकिन हमने क्या बोला कि ये तो एक्चुअल वाली वैल्यू होगी, हमें तो वो पता ही नहीं है। हम क्या पे कंसीडर कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे कि ये पॉइंट जो है वो x1 y1। इट मींस इतना जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलेंगे कि एरर है, ये जो पार्ट है वो एरर है। तो एक्चुअल में अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग मैं tan थीटा कैलकुलेट करूं, तो tan थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट, मुझे यहां से यहां का लेंथ चाहिए, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वर्टिकल लेंथ कितना होगा, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो तो ये वर्टिकल लेंथ कितना होगा, y1। वेरी गुड। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x0 y0 हो तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, y0। तो ये जो डिफरेंस बचे हैं, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस बचा है, उस डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, उस डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यूज कितनी होगी, कैन वी से दिस वैल्यू इज y1 माइनस y0, y1 माइनस y0। और ये वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू तो h है ना। तो tan थीटा की जो वैल्यूज मुझे मिल रही है, दैट वैल्यू इज y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाई h। tan थीटा का मतलब क्या होता है, स्लोप। tan थीटा का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट स्लोप। या तो स्लोप का मतलब क्या होगा, dy अपॉन dx। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा कि सर dy अपॉन dx की हम बात कर रहे हैं। हम जो ये dy अपॉन dx की बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे बात कर रहे हैं, सर x नॉट कॉमा वाई नॉट पे बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर x नॉट कॉमा वाई नॉट लिख लेता हूँ। इट इज इक्वल टू y1 माइनस वाई नॉट अपॉन h। अब dy अपॉन dx वो क्या है, फंक्शन x कॉमा y, और उसमें x नॉट y नॉट पुट करना है। इट मींस x की वैल्यू x नॉट और y की वैल्यू y नॉट ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया x की वैल्यू x नॉट, y की वैल्यू y नॉट इज इक्वल टू y1 माइनस y नॉट डिवाइडेड बाई h। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, सो वी कैन राइट y1 माइनस y नॉट इज इक्वल टू h टाइम्स फंक्शन x नॉट कॉमा y नॉट। और ये हमें एक्चुअल में y1 की वैल्यू क्या दे देगा, सर ये वैल्यू दे देगा y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h टाइम्स फंक्शन x नॉट y नॉट, h टाइम फंक्शन x नॉट y नॉट। दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड यूलर मेथड। हम लोग इसे फॉरवर्ड यूलर मेथड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो जिस पॉइंट से हमने डिराइवेशन स्टार्ट किया है, जिस पॉइंट से हमने डिराइवेशन स्टार्ट किया है, हम उससे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। एक्स नॉट से स्टार्ट किया, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, x1 की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग फॉरवर्ड यूलर मेथड बोलते हैं। सो दिस इज द फार्मूला फॉर फॉरवर्ड यूलर मेथड। अब जब मुझे y2 कैलकुलेट करना होगा, तो मैं x1 को इनिशियल वैल्यू कंसीडर करूंगा और y2 कैलकुलेट करूंगा। फिर से यहाँ पर h लेंगे, मैं यहाँ पर x2 लूंगा, फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इट मींस जहां पे x नॉट है उसकी जगह x1 हो जाएगा, और जहां पे x1 है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। यही चीजें चेंज होगी। इट मींस अगर मुझे y2 फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पर y1 लूंगा, उससे एक कम, y1 प्लस h f x1 y1।
तो सिंपली हमारे पास इटरेटिव फार्मूला आ गया कि अगर मुझे yn+1 कैलकुलेट करना हो तो मैं लिखूंगा yn प्लस hf xn yn। ये फार्मूला हो गया फॉरवर्ड यूलर मेथड का, है ना, फॉर एनी स्टेप्स। जरा इसको टेलर सीरीज से कंपेयर करके देखो, टेलर सीरीज से इसको कंपेयर करके देखो। yn+1 का मतलब क्या हुआ, f x0 प्लस nh टाइप, है ना, x0 प्लस nh टाइप। यहाँ पर क्या है सर, f xn है प्लस h टाइम्स ये f xn yn क्या है, डिराइवेटिव है, dy/dx है ये। इट मींस f डैश की बात कर रहे हैं, f डैश xn की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था सर, एक्चुअल में होना चाहिए था कि इसमें h² 2 f डबल डैश xn एंड ऑल। तो हमने कुछ आगे के टर्म्स को क्या किया, इग्नोर किया। कहां से टर्म्स को इग्नोर किया, h² एंड उसके आगे के टर्म्स को हमने इग्नोर किया है। हेलो, या मैम, just wait for a few minutes. हेलो, हाँ हाँ हाँ, yeah, so this is the formula that we are going to use in the forward Euler method, है ना। so forward Euler method, जब भी वो आपको यूलर मेथड बोले या फिर फॉरवर्ड यूलर मेथड बोले तो आपको सेम फार्मूला यूज करना। अब यहाँ पर एक और वर्ड मैंने यूज किया है, एक्सप्लिसिट यूलर मेथड। व्हाई वी से दिस मेथड एज एक्सप्लिसिट, एनी आइडिया व्हाई वी से इट एज एक्सप्लिसिट मेथड, एनी आइडिया अबाउट दैट? So let's say there is any function written like y is equal to f of x. So to calculate the value of y, do we need to enter the value of x or x and y both? To find the value of y, do we have to enter the value of x and y both or only x? Only x, no? To find the value of y, we need to enter only x values here, only x value here. So this function will called as explicit. Now I am writing the functions like y is equal to function x comma y. To calculate the value of y, here we have to make the input as x and y both. हमें दोनों वैल्यूज इंटर करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों वैल्यूज इंटर करना है। इट मींस दिस फंक्शन विल बी इम्प्लिसिट, this function will be implicit. Okay, now so just check here. Okay, just check here. To calculate the value of y1, do we have to enter somewhere y1? Do we have to enter somewhere y1? क्या हमको कहीं पे y1 enter करना है? नहीं. That's why this is a explicit Euler method.
So whenever they will say explicit Euler method, just use this formula. Just use this formula. And after evaluating with the Taylor series, comparing with the Taylor series, जब हमने टेलर सीरीज से कंपेयर किया, then we got to know that what is the local truncation error. लोकल ट्रंकेशन एरर क्या मतलब वन स्टेप में कितना एरर आ रहा है, दैट इज द लोकल ट्रंकेशन। सर लोकल ट्रंकेशन एरर का ऑर्डर कितना होगा, बिग ओ एच स्क्वायर। व्हाई बिग ओ एच स्क्वायर, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द टर्म्स टिल एच, एच स्क्वायर बाई 2, एच क्यू बाई 3, ऐसे वाले जो टर्म्स आएंगे उन सबको मैंने क्या किया, इग्नोर किया है। तो इग्नोर कहां से किया है, एच स्क्वायर एंड उसके आगे के टर्म को। सो मैं लोकल ट्रंकेशन एरर बोलूंगा बिग ओ एच स्क्वायर। ओके, आगे चलकर हम लोग एक और पढ़ेंगे अभी, ग्लोबल ट्रंकेशन एरर। एंड इस ग्लोबल ट्रंकेशन एरर के अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करेंगे कि इस मेथड को हम कौन सी ऑर्डर का मेथड बोले, फर्स्ट ऑर्डर मेथड, सेकेंड ऑर्डर मेथड, हम इनको क्या बोले उससे कंपेयर करें। तो वहां पर मैं ये लोकल ट्रंकेशन और ग्लोबल ट्रंकेशन एरर एंड let me minimize this one first एंड ऑर्डर ऑफ मेथड, ये तीनों चीजें मैं वहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सो देखो यहीं पर है वो पीडीएफ। लोकल ट्रंकेशन एरर मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बिग ओ एच स्क्वायर, दैट इज द लोकल ट्रंकेशन एरर। इट इज द एरर इन वन स्टेप। ये क्या है, एरर है वन स्टेप में, एरर इन वन स्टेप। and this is the error in n steps, error in n steps। आपको ये रिलेशन पता है ना, n और h में क्या रिलेशन होता है, n और h में क्या रिलेशन होता है सर, n इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन h। अगर वन स्टेप में बिग ओ एच स्क्वायर एरर है तो n स्टेप में कितने हो जाएंगे सर, n टाइम्स बिग ओ एच स्क्वायर, इतने एरर हो जाएंगे, इतने एरर हो जाएंगे। तो इस n को क्या लिखूं सर, n को लिखोगे b माइनस ए अपॉन एच। तो मैंने लिखा b माइनस ए अपॉन एच बिग ओ एच स्क्वायर। तो देखो एक h कैंसिल आउट हो जाएगा ना, एक h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा सर, बिग ओ एच बचेगा। इसलिए ग्लोबल ट्रंकेशन एरर जो कि एरर है n स्टेप में, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, बिग ओ एच आ रही है, बिग ओ एच आ रही है। देखो ऑर्डर ऑफ एरर पे क्वेश्चंस पूछा है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में कभी नहीं पूछा है। फिर भी मैं ये चीजें बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन क्या है कि हम लोग कॉन्सेप्ट यूज कर करके, शॉर्ट ट्रिक यूज कर करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मुझे उनमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है ऑर्डर ऑफ टेक्निक। क्वेश्चंस में कितनी बार लिखा हुआ रहेगा, सॉल्व बाय यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर टेक्निक। तो हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर टेक्निक क्या है। अगर किसी न्यूमेरिकल मेथड में ग्लोबल ट्रंकेशन एरर की वैल्यू बिग ओ एच रेज टू के हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं केथ ऑर्डर टेक्निक, हम लोग उसको बोलते हैं केथ ऑर्डर टेक्निक। सो हम लोगों ने पढ़ा कि फॉरवर्ड यूलर मेथड में ग्लोबल ट्रंकेशन एरर बिग ओ एच है। सो जो ये फॉरवर्ड यूलर मेथड है, उस फॉरवर्ड यूलर मेथड को क्या हम फर्स्ट ऑर्डर टेक्निक बोले, yeah, forward Euler method is first order technique, first order technique, it is first order technique। Yeah, now see, this is very important। okay, इसके लिए कहीं पर कोई एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा। जो लोग क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहा होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा या डायरेक्टली रिजल्ट दे दिया होगा। हम लोग इसके ऊपर वर्क करेंगे। पहले इस टॉपिक को कोई पढ़ाता भी नहीं था, अब जाकर पढ़ाना स्टार्ट किया है लोगों ने। जब उनको आंसर मिलना स्टार्ट हुआ है तो पढ़ाना स्टार्ट किया। इवन मैं बोल रहा हूँ ना, जितने भी दिल्ली हैदराबाद जितना भी बुक है ना, आज के 3 साल पहले तक का बुक अगर उनका ओल्ड वाला है, उसको पलट कर देख लेना। अगर उसमें इसके रिलेटेड एक भी सॉल्यूशन दिया हुआ होगा ना, तो मान लेना कि सर मैं गलत बोल रहा था। ठीक है, सो कहीं पर कोई सॉल्यूशन मिला, अब जाकर वो लिखना स्टार्ट किए। जब देखना स्टार्ट किया कि हाँ फैकल्टी लोगों ने इसको पढ़ाना स्टार्ट किया, तो वो लोग लिखना स्टार्ट किए सॉल्यूशन। ठीक है,
डायरेक्टली ऐसे बोल देते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। सो हम लोग इसको समझेंगे कि फॉरवर्ड यूलर मेथड की स्टेबिलिटी क्या होती है। फॉरवर्ड यूलर मेथड का फॉर्मूला पता हो गया हमें कि सर अगर मुझे y1 फाइंड आउट करनी हो तो मैं लिखूंगा y0 प्लस h टाइम्स एफ x0 कॉमा y0। अगर हमारे पास ये एक सिस्टम दिया गया है तो इस सिस्टम के लिए फंक्शन जो बनेगा उस फंक्शन की इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y। इस फंक्शन के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, बोलिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज t and dependent variable is x. So function is t comma x, and this function is actually what given, kx plus c, kx plus c। अब देखो कि क्या मैं इस क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकता हूँ। क्या मैं इस क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेबल, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रखे हैं ना, क्या मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकता हूँ? यस। अगर मैं वेरिएबल सेपरेबल लगा दूं तो dx अपॉन kx प्लस c इज इक्वल टू dt मिलेगा। इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 बाई के ln kx प्लस c इज इक्वल टू t प्लस सम कांस्टेंट लेट से c1। तो मैं k को दोनों साइड में मल्टीपल कर लेना चाहता हूं, तो मैंने लिखा ln kx प्लस c इज इक्वल टू kt plus another constant, let's say k1, k into c1 is k1. So can we find out kx plus c as e raised to kt, and any another constant, let's say k2 is multiplied. Yeah. Now to check the stability of this system, if I will take t tends to infinity and I will take k greater than 0, if k is greater than 0 and t is tending to infinity, then this term will become what? E raised to infinity. E raised to infinity, just try to understand it and let me know. If k is greater than 0 and t is tending to infinity, then it will become e raised to infinity. And e raised to infinity is what? Infinity. E raised to infinity is what? Infinity. It means value of x will be infinite. And if a value of x is becoming infinite, then we will say that system is stable or unstable. What we will say? System is stable or unstable? Unstable. Very good. Now let's say I'm taking the value as k is less than equal to 0. If k is less than equal to 0, then can we say the terms here it is infinite with negative sign or e raised to 0? If k is 0, then it is e raised to 0. If k is less than 0 and t is infinity, then it is e raised to minus infinity. If e raised to 0, then it is 1, and e raised to minus infinity, then it is 0. Are we getting the value of x as finite value? क्या मुझे x की finite value मिल रही है? Yes. जब x की finite value मिल रही है तो क्या मैं बोल दूं कि सिस्टम स्टेबल है? Yes. क्या ये सिस्टम की स्टेबिलिटी इस वैल्यू c पे डिपेंड कर रही है? कहीं पे ऑब्जर्व कर लो, क्या c पे डिपेंड कर रही है? नहीं। तो सर सिस्टम की स्टेबिलिटी c पे कहीं पे डिपेंड नहीं करेगा, सी पे कहीं पे डिपेंड नहीं करेगा। सो जो हम स्टेबिलिटी चेक करने वाले हैं फॉरवर्ड यूलर मेथड से, हम लोग सी को इग्नोर करके चेक कर रहे हैं, क्योंकि सर सी पे तो कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, स्टेबिलिटी का सी पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सो मैंने यहाँ पर से सी हटा दिया, जस्ट इसलिए हटाया क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस h टाइम्स फंक्शन टी नॉट कॉमा एक्स नॉट, है ना। फंक्शन टी नॉट कॉमा एक्स नॉट क्या बनेगा सर? एक्स नॉट प्लस एच के एक्स नॉट, ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसी को मैं ऐसा लिख लू 1 प्लस एच के एक्स नॉट, 1 प्लस एच के एक्स नॉट।
जब मैं x2 फाइंड आउट करूंगा तो x2 क्या निकल कर आएगा सर 1 प्लस एच के टाइम्स x1। जब यहाँ पर x1 है, यहाँ पे x0 है, जब मैं यहाँ पर x2 लिखूंगा तो यहाँ पे x1 आ जाएगा। अब x1 को वापस इससे रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस एच के स्क्वायर एक्स नॉट। इट मीन्स जब हम इसी तरीके से xn लिखेंगे तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा 1 प्लस एच के टू द पावर n एक्स नॉट, ऐसा मिलेगा। अब जब आप लोगों ने लिमिट का चैप्टर पढ़ा था तो उस चैप्टर में हमने बताया था कि एग्जैक्टली 1 पे पावर अगर इंफिनिटी रख दूं तो ये क्या वैल्यू देगा। एग्जैक्टली 1 पे पावर इंफिनिटी रख दूं तो क्या वैल्यू देगा सर 1। ओके, और अगर 1 से थोड़ा छोटा है, 1 से थोड़ा छोटा है, उस पे पावर इंफिनिटी रख दूं तो वो कितनी वैल्यू देगा। जीरो। और अगर 1 से बड़ा वैल्यू है और उसके ऊपर इंफिनिटी रख दूं तो क्या मिलेगा इंफिनिटी। सर फाइनाइट वैल्यू जहां पे मिलेगी हम लोग बोलेंगे सिस्टम स्टेबल है, और जहां पे इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा हम लोग बोलेंगे सिस्टम अनस्टेबल है। तो मैंने बोला कि वो फाइनाइट और इनफाइनाइट वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि यहीं पे n है। हम लोग बोल सकते हैं ना कि सर हम इनफाइनाइटली मेनी इटरेशन कर रहे हैं। कितने इटरेशन, बहुत सारे इटरेशन कर रहे हैं। अगर मैं बहुत सारे इटरेशन कर लूं और यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू आ जाए तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए फाइनाइट वैल्यू। तो सो फॉर n टेंड्स टू इंफिनिटी, फॉर अ स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, फॉर अ स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, what we will say, we will just say whatever the magnitude of 1 plus hk, 1 प्लस एच के का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो आइदर 1 के इक्वल होना चाहिए या फिर 1 से कम होना चाहिए, यही होना चाहिए। इट मीन्स जब मैं इसका मॉड को ओपन करूंगा तो 1 प्लस एच के इट विल बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इन स्टेप्स को समझते जाइएगा, लास्ट में तो रिजल्ट ही ध्यान में रखना है, लेकिन आया कहां से वो भी तो मैटर रखता है। सो 1 प्लस एच के, और ऐसा यहां तक क्लियर हुआ सबको। मॉड हटाया तो -1 to 1। यस। अब मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करना चाहता हूं। अगर आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा 1 प्लस एच के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है। अगर 1 प्लस एच के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, कैन वी से h into k इज लेस देन इक्वल टू 0। h into k is less than equal to 0. For the stability, we have already done one part that k is less than equal to 0. और h क्या है सर, h is a step size। h क्या होता है, स्टेप साइज होता है। और h always क्या होता है, ग्रेटर देन 0। h always क्या होता है, स्टेप साइज that is greater than 0। It means again what we are getting, we are getting the value of k must be less than equal to 0। value of k must be less than equal to 0। So first stability criteria is value of k must be less than equal to 0। Second stability criteria, let's solve the other part। -1 is less than equal to 1 plus h times k। इसको जब सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे -2 is less than equal to h k। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, कि लेट से कोई नंबर है -3 दैट इज लेस देन -2। इस नंबर को मैं निगेटिव नंबर से डिवाइड करता हूं। मैंने दोनों साइड -1 से डिवाइड कर ली। अगर दोनों साइड -1 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या ये सिंबल चेंज हो जाएगा, क्या ये ऐसा बन जाएगा। चेक करो, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे गलतियां होती हैं, इसलिए डायरेक्टली फार्मूले पे लोग आ जाते हैं। ऐसा चेंज हो जाएगा। तो सर यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू निगेटिव है। k की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो जब मैं निगेटिव नंबर से डिवाइड करूंगा तो ये जो सिंबल है वो सिंबल क्या हो जाएगा, इंटरचेंज, रिवर्स हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा बोल लें कि h की जो वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन इक्वल टू -2 अपॉन k। h की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2 अपॉन k।
ऑब्जर्व करो। जी, तो ये वाला कंडीशन आ गया हमारे पास। अब इसी को देखकर बता दो कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। एच की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है सर? एच की वैल्यू आइदर ये है या फिर इससे कम है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? -2/k। एच मैक्स इज -2/k। कैन यू रिमेम्बर दिस फार्मूला? Can we remember this formula? Maximum permissible step size is -2/k। हम इतने कैलकुलेशन से बच जाएंगे, हम इतने कैलकुलेशन से बच जाएंगे। और एकदम आसान सा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। चलो कुछ स्टार्ट करते हैं, फिर वापस उसके ऊपर आएंगे उस कॉन्सेप्ट पे। पहले देखते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको यूज कैसे करना है। क्वेश्चन है गेट 2014 का, मैथमेटिक्स में ये पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़कर ये चीज आप मुझे बताएंगे कि फंक्शन को क्या लिखना है। देखो कंपेयर करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है मैं उसको फंक्शन ले लूंगा। फंक्शन इज y + 2x। नेक्स्ट एक इनिशियल कंडीशन दिया हुआ होगा या बाउंड्री कंडीशन दिया होगा, उसको पढ़कर हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। जैसे x0 की वैल्यू कितनी लिखनी है मुझे इसमें, यहाँ पर जो होगा वो x0 देगा 1.2, और ये वाली वैल्यू y0 होगी। y0 की वैल्यू कितनी है? 2। क्वेश्चंस को आगे पढ़ा तो वहां पर मुझे स्टेप साइज h मिल रहा है। h की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 0.05। मुझे क्या पूछा है? मुझे पूछा है y की वैल्यू 1.3 पे बताओ कि कितनी होगी। तो ये 1.3 मुझे कब मिलेगा पहले ये समझना। अगर मैं x1 बोलूं तो x1 को क्या बोलोगे सर? x1 इज x0 + h। x0 है 1.2 एंड h है 0.05। दिस विल बिकम 1.25। क्या मुझे इस पे वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला? नहीं। तो मैं x2 पे जाता हूं। x2 इज x0 + 2 times h। It means 1.2 plus 0.1, 0.1. So it will become 1.30। क्या मुझे इस पे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है? यस। अगर इस पे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, इट मींस इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मुझे y2 को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। और जो यूलर्स के मेथड है वो कैसे मेथड है? इटरेटिव मेथड है। इटरेटिव मेथड में मुझे पहली वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तभी मुझे दूसरी वाली वैल्यू मिलेगी। इट मींस मुझे स्टार्ट कहां से करना है? y1 से। मुझे स्टार्ट करना है y1 से। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ y1। y1 से स्टार्ट करते हैं। तो y1 की वैल्यू लिखेंगे y0 + h टाइम्स फंक्शन x0, y0। देखो y0 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 2, मैंने 2 लिख लिया, प्लस स्टेप साइज दिया हुआ है 0.05, मैंने उसको भी लिख लिया। फंक्शन में x0 y0 पुट करना है, ये रहा फंक्शन। इस फंक्शन में x0 y0 को पुट करना है। सो y0 की वैल्यू 2, मैंने 2 पुट कर लिया। x0 की वैल्यू x0 की वैल्यू 1.2, उसको 2 से मल्टीपल करोगे 2.4 आ जाएगी। कैलकुलेटर का यूज करो और फाइनल मुझे बताओ कि y1 की वैल्यू कितनी आई है। y1 की वैल्यू कितनी आई? देखो बोला गया है 2 डेसिमल प्लेस तक। जब भी 2 डेसिमल प्लेस तक है तो कम से कम 2-3-4 डेसिमल प्लेस तक लेके चलो। सो 2.1048 आ रहा है। चंद्र बोल रहे हैं सर ये वैल्यूज आ रही है 2.1048। अब मैं कैलकुलेट करूंगा y2। तो y2 फार्मूला देगा y1 + h टाइम्स फंक्शन x1 y1। ओके, y1 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेंगे 2.1048 plus h। h is a step size, that is 0.05 times फंक्शन में x1 y1 पुट करना है। ये रहा फंक्शन
सो मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट बनाता हूँ, यहाँ पर पहले y1 पुट करेंगे, y1 है 2.1048 प्लस 2 टाइम्स x1, 2 टाइम्स x1, x1 इज हाउ मच 1.25, इसको 2 से मल्टीपल करोगे तो कितने आ जाएंगे 2.5, 2.5। अब इस पूरे कैलकुलेशन को करो और मुझे बताओ y2 की वैल्यू कितनी आई। 2 मार्क का क्वेश्चन था ये, कितनी वैल्यू आई है फाइनली 2.212, सो वी आर गेटिंग 2.212। मुझसे पूछा है 2 डेसिमल प्लेस तक, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2.12, है ना, 2 ओके 2.21 नॉट 12, 2.21। क्लियर हुआ सबको? मेथड क्लियर हुआ कि मेथड कैसे है, कैसे सॉल्व करना है? यस, सो जस्ट लेट मी नो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, y1, y2, y3, क्या मुझे फाइंड आउट करना है? मुझे y1 फाइंड आउट करना है, y2 फाइंड आउट करना है, y3 फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? देखो स्टार्ट हो रहा है 0 से, मुझे बोला गया है 0.4 पे फाइंड आउट करना है, स्टेप साइज 0.2 है। जब मैं x1 फाइंड आउट करूंगा तो x1 मिलेगा x0 प्लस h और वो हो जाएगा 0.2, 0.2 पे बोला है क्या? नहीं। जब मैं x2 पे जाऊंगा तो x2 हो जाएगा x0 प्लस 2 टाइम्स h और ये मिलेंगे 0.4, 0.4 पे बोला है यस। सो मुझे इसके अकॉर्डिंग y2 फाइंड आउट करनी है। तो सर सबसे पहले मैं y1 फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद मैं y2 फाइंड आउट करूंगा और ये हमारा आंसर दे देगा, हो जाएगा केमिकल 2015। ये रहा फंक्शन, ये है फंक्शन x माइनस ln y log y। यस, इसके ऊपर आओ, फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है। आप मुझे सबसे पहले बताएंगे x नॉट की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन को रीड करके बताएंगे x नॉट की वैल्यू कितनी है, x नॉट की वैल्यू कितनी है? 0, यहां से मिलेगा ना, x नॉट की वैल्यू 0 है। y नॉट की वैल्यू कितनी है? y नॉट की वैल्यू कितनी है? सर y नॉट की वैल्यू 1 है। स्टेप साइज कितना है? स्टेप साइज कितना है? 0.1। किस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है? किस पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है? 0.2 पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है। सो लेट्स चेक x1 की वैल्यू कितनी होगी? सर x0 प्लस h 0.1, नहीं 0.2 पे जाना है आपने। x2 की वैल्यू कितनी होगी? x0 प्लस 2h डेट इज 0.2। यस, मुझे इस पे कैलकुलेट करना है। सो इसके अकॉर्डिंग अगेन मुझे क्या कैलकुलेट करनी है? y2, एंड y2 कैलकुलेट करनी है तो मैं पहले y1 कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद मैं y2 कैलकुलेट करूंगा और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो आंसर हो जाएगा। हो जाएगा? कर लोगे? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चन को रीड करो और बताओ कि क्या आंसर है। देखो प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। Consider the initial value problem dy upon dx is equal to function x comma y x naught is equal to y naught. The aim is to compute the value of y1 that is equal to y x1. x1 is x naught plus h is greater than 0. At x is equal to x1, if the value of y1 is equated to the corresponding value of a straight line passing through x naught comma y naught, having the slope equal to the slope of curve y is x at x is equal to x1, then the method is called। हम टेंजेंट लाइन कहाँ पे बना रहे हैं? सर टेंजेंट लाइन आप इनिशियल पॉइंट पे बना रहे हो, इनिशियल पॉइंट पे टेंजेंट लाइन बना रहे हैं और आगे वाले पॉइंट्स पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। और ऐसा करना हमने किस मेथड में पढ़ा? फॉरवर्ड यूलर मेथड में।
फॉरवर्ड यूलर मेथड को हम यूलर्स मेथड भी बोलते हैं। आंसर इज यूलर्स मेथड, है ना, यूलर्स मेथड। इसलिए मैंने वो डिटेल में कराया था कि टेंजेंट कहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, इन सब चीजों का पता चले। चलो इस क्वेश्चन को देखो, आप मुझे बताएंगे एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है? 0। वाई नॉट की वैल्यू कितनी है? वो भी 0। स्टेप साइज दिया है क्या? स्टेप साइज दिया है क्या? 0.2। किस पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए बोला? 0.4 पे कैलकुलेट करने के लिए बोला। तो 0.4 पे कैसे पहुंचेंगे? सर मुझे y1 भी कैलकुलेट करना होगा और y2 भी कैलकुलेट करना होगा। y2 जो मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, y2 जो मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। x1 क्या है यहाँ पर? x नॉट प्लस h दैट इज 0.2। x2 क्या बनेगा? x नॉट प्लस 2h दैट इज 0.4। 0.4 पे पूछा है इसलिए मुझे y2 फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कर लोगे? चलो इस क्वेश्चन पे देखो, जिसमें कुछ करने लायक बचा नहीं है उसमें मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। देखो 1 है, 1 दिया है, 1.2 पे पूछा है, स्टेप साइज 0.1 है। इट मींस हर एक क्वेश्चंस में, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है? y2 निकालने के लिए पूछ रहा है ना। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में y2 निकालने के लिए पूछ रहा है, इसलिए 2 मार्क्स में पूछता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें बोला है कि यूलर्स मेथड को यूज करना है 0.1 स्टेप साइज लेकर। y1 जो है वो कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y है 0.2 पे, तो y1 की वैल्यू क्या होगी? y1 की वैल्यू लेस देन e रेज टू -2 होगी, y1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, क्या होगी? यहाँ से फंक्शन मुझे बताओ, फंक्शन क्या लोगे? सबसे पहले तो इसी में गलतियां करते हैं लोग। फंक्शन क्या लोगे इसके लिए? वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे। फंक्शन की वैल्यूज -y के इक्वल है। ओके, x नॉट की वैल्यू 0 है, y नॉट की वैल्यू 1 है, स्टेप साइज 0.1 है। हमें किस पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए बोला? 0.2 पे। तो 0.2 पे जो कैलकुलेट करने के लिए बोला वो एक्चुअल में क्या मिलेगा मुझे? क्या मुझे ये y1 है या y2 है? दिस इज y1 और y2। ये y2 है, लेकिन इसी को कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल दिया? y1 इज द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0.2। कंफ्यूज करने के लिए इसको y1 बोला, लेकिन जो भी वैल्यू y2 का निकल कर आएगा हम उसी को y1 मानकर चलेंगे, हम उसी को y1 मानकर चलेंगे। तो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे कि वो वैल्यूज कैलकुलेटर में इस वाले वैल्यू से ज्यादा है, इस वाले वैल्यू से कम है क्या, या फिर वो इस वैल्यू के इक्वल है, या फिर इट इज ग्रेटर देन 1 और इट इज लेस देन दिस वैल्यू। कैलसी पे सब वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ये सब, ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर पे कर सकते हो ना कैलकुलेट? हो जाएगा? कर लोगे? यस। रीड द क्वेश्चंस। यू डू नॉट हैव टू यूज द पेन, पेन नहीं चलाना है, विदाउट पेन चलाए हुए इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो मैंने आपको एक स्टेबिलिटी क्राइटेरिया बताया था, और उस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने लिखा था कि अगर सिस्टम dx अपॉन dt इज इक्वल टू kx प्लस c हो, तो फर्स्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की जो ये k है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा स्टेबिलिटी के लिए मैंने बोला था इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्टेप साइज -2 अपॉन k होगा, वेयर k इज मल्टीपल विद द वेरिएबल। k जो है वो मल्टीपल विद द वेरिएबल है। उससे देकर देखो पूछा गया है मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा t दैट इज द स्टेप साइज, डेल्टा t इज द स्टेप साइज। टू इंश्योर द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा? तो एच मैक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन इस वेरिएबल x के साथ क्या मल्टीपल में है, इस वेरिएबल x के साथ क्या मल्टीपल में है?
सर इट इज मल्टीपल बाई -1/टाउ। -1/टाउ, देखो सिर्फ ये नहीं है, ये डिवाइडेड बाई भी तो है ना, तो इसको एक्चुअली लिखोगे तो क्या आएगा 1/टाउ -x/टाउ। तो ये मल्टीपल में क्या -1/टाउ, ये एक्चुअली क्या बना है 2 टाइम्स टाउ बना रहा है। आंसर क्या हो गया डी। समझ में आया सबको? यस, इस क्वेश्चन पे आओ, पेन नहीं चलाएगा अब, पढ़ो क्वेश्चंस को और आंसर बताओ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी सच दैट द सॉल्यूशन एक्स कन्वर्जेस टू। देखिए सेम क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। हमने dx अपॉन dt के लिए स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा है कि अगर dx अपॉन dt के x प्लस सी हो तो फॉरवर्ड यूलर मेथड से सॉल्व करने पे फर्स्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। दूसरी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की h मैक्स की वैल्यू -2 के होना चाहिए, जहां पर k की वैल्यू लेस देन 0 होगी, क्योंकि k अगर 0 हो गया तो h मैक्स इनफाइनाइट बन जाएगा, जो कि माइनस इंफिनिटी बन जाएगा, जो कि पॉसिबल है नहीं, है ना। सो वो हम लेंगे नहीं, अनडिफाइंड हो जाएगा -2/0। सो k की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अगर k की वैल्यू लेस, अगर ऐसा होता है तो k इज लेस देन इक्वल टू 0, h मैक्स -2/k, k लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चंस में इसको देखकर बताओ कि वो वेरिएबल x के साथ जो मल्टीपल है वो k क्या बनेगा। यहाँ पर देखो x के साथ जो मल्टीपल है वो k है, यहाँ पर x के साथ क्या मल्टीपल में दिखेगा आपको -1/टाउ। तो यहाँ पर भी जो h मैक्स मिलेगा हमें, वो फार्मूला है -2/k। k की वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पर -2/-1/टाउ, so it will become 2 tau again. So answer is D. आंसर इज डी। प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम था, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। गेट 2016 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, dx upon dt is -3x plus 2, x naught is 1. Now they are asking to use forward Euler method, the largest time step. What will be the largest time step for the stability? Sir, h max is equal to -2/k. What is the value of k here? Sir, k is -3. So this will become 2/3. That is the answer. हर बार 3 बार पूछा है यहाँ पर, अभी तक तीनों बार 2 मार्क्स का पूछा। अब देखो गेट 21 में पूछा ये क्वेश्चन। 21 में किस में पूछा? 21 में किस में पूछा? मैकेनिकल में पूछा है, मैकेनिकल में पूछा है। 3 क्वेश्चन अगर क्लास में ऐसा करा लेने के बावजूद भी अगर स्टूडेंट सॉल्व करके नहीं आते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर? ठीक है, अब सिविल में पूछ दे कोई गारंटी नहीं है, पूछ सकता है, इसलिए मैंने बोल दिया आपको। इसलिए एक क्वेश्चन अब बचा है, मैकेनिकल वाला पेपर डाउनलोड करोगे, उसमें देखोगे सर क्वेश्चंस मिलेगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ताकि आपको पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चंस आया था और उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ वी आर वर्किंग विथ इम्प्लिसिट, दैट इज द बैकवर्ड यूलर मेथड। ध्यान में रखना, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ ले रहे हैं, बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पे फोकस कर लेंगे। रिवीजन के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पे ध्यान दे दें, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि आज तक इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है। कॉन्सेप्ट को एक बार सिर्फ देखते जाओ क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा ना तो एग्जाम में अगर कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना तो आप उसका आंसर दे पाओगे। फॉरवर्ड यूलर मेथड में हम टेंजेंट लाइन कहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे?
फॉरवर्ड यूलर मेथड में हम टेंजेंट लाइन कहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे? सर इनिशियल पॉइंट पे आप फॉरवर्ड यूलर मेथड में टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे और उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेशन कर रहे थे। बैकवर्ड यूलर मेथड में हम ऑलवेज नेक्स्ट पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। जब नेक्स्ट पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे तो हम उससे प्रीवियस पॉइंट का अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। जब इन दोनों को जब रिलेट करते हैं तो हमारा जो रिलेशन मिलता है y1 इक्वल टू एक्स वाई नॉट प्लस h टाइम्स f x1 y1 मिलता है। क्यों सर? देखो, किसी भी लाइन का स्लोप जो डिफाइन करता है ना, वो ये एंगल डिसाइड करता है। ये एंगल, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? पाई माइनस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? पाई माइनस थीटा। तो ये जो लाइन लिखा गया है उस लाइन का स्लोप डेट इज ग्रेडियंट m, वो ग्रेडियंट m क्या बनेगा? tan पाई माइनस थीटा। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सर? माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा। m का मतलब ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब dy अपॉन dx एंड dy बाई dx का मतलब फंक्शन x कॉमा y। सो फंक्शन x कॉमा y कहाँ पे सर? x1 कॉमा y1 पे। तो ये जो m बन गया है वो f x1 y1 बन गया है इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। इस वाले को देखकर सोचो कि tan थीटा की वैल्यू क्या हो? ये लेंथ y0 है, ये लेंथ y1 है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेंथ कितना बचा? कैन वी से दिस लेंथ इज y0 माइनस y1 एंड डिवाइडेड बाई ये लेंथ क्या होते हैं सर? ये तो स्टेप साइज h है, तो ये भी लेंथ क्या होगा? h होगा। तो मैं यहाँ पर h लिख लेता हूँ। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा y1 माइनस माइनस प्लस y1 एंड माइनस y0 इज इक्वल टू h times function x1 comma y1. It simply means that y1 is how much? y0 plus h of x1 y1। क्या ये वाला फॉर्मूला आ गया? देख लो, क्या ये वाला फॉर्मूला आ गया? यस। अब इस फार्मूले को देखकर आपको ये चीज बताना है कि ये फार्मूला इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट। देखो, अगर मुझे y1 कैलकुलेट करना है तो क्या मुझे y1 इनपुट करना पड़ रहा है? y1 इनपुट करना पड़ रहा है। Yes, so that's why this method is implicit. That's why this method is implicit. Yeah. Again, दूसरी चीज, आप इसमें देखो कि h के किस पावर तक यूज किया गया है। इस फार्मूले में h के किस पावर तक यूज किया गया है सर? h पे पावर 1। इट मीन्स हम लोग इग्नोर किसको कर रहे हैं? हम इग्नोर किसको कर रहे हैं? बिग ओ एच स्क्वायर को इग्नोर कर रहे हैं ना, एच स्क्वायर एंड उसके आगे के टर्म्स को इग्नोर कर रहे हैं। तो इस मेथड के लिए भी लोकल ट्रंकेशन एरर क्या हो जाएगा सर? इस मेथड के लिए भी लोकल ट्रंकेशन एरर बिग ओ एच स्क्वायर हो जाएगा। ग्लोबल ट्रंकेशन एरर लोकल ट्रंकेशन एरर से एक कम होता है, तो लोकल ट्रंकेशन एरर बिग ओ एच हो जाएगा। तो बैकवर्ड यूलर मेथड का भी ऑर्डर ऑफ टेक्निक क्या हो जाएगा सर? बैकवर्ड यूलर मेथड इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर टेक्निक। बैकवर्ड यूलर मेथड इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर टेक्निक। समझ में आ गया सबको? सिर्फ अपने को इतना ही ध्यान में रखना है इस मेथड में कि टेंजेंट लाइन नेक्स्ट पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं, इनिशियल पॉइंट पे ड्रॉ नहीं करते। सो कभी भी अगर थियोरेटिकल पूछेगा तो इसी के अकॉर्डिंग पूछेगा, वेयर वी ड्रॉ द टेंजेंट लाइन अप टू नेक्स्ट पॉइंट। कहां पे ड्रॉ करना है? नेक्स्ट पॉइंट पे ड्रॉ करना, ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ ओनली वन क्वेश्चन इन गेट दे आस्क्ड यू, गेट 2006 में सिविल इंजीनियरिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गेट 2006 में सिविल इंजीनियरिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो अब आ रहा है, क्लियर हुआ वॉइस? यस। तो गेट 2006 में सिविल इंजीनियरिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि बैकवर्ड का है। उसमें मेंशन कर दिया था, देखो
बैकवर्ड मेथड से सॉल्व करना है, इम्प्लिसिट से सॉल्व करना है। स्टेप साइज 1 लेना है, एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, वाई नॉट की वैल्यू 1 है। पूछा गया है कि y की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर आप ये फंक्शन कंपेयर करके सोच सकते हो कि फंक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द फंक्शन हियर। फंक्शन तो तुरंत दिख जाते हैं मेरे में, फंक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फंक्शन इज 0.25 y स्क्वायर, दिस इज द फंक्शन। x नॉट की वैल्यू कितनी है, x नॉट की वैल्यू 0, y नॉट की वैल्यू कितनी है सर, y नॉट की वैल्यू 1। स्टेप साइज कितना है, स्टेप साइज 1। हमें y की वैल्यू किस पे पूछा है सर, x इज इक्वल टू 1 पे पूछा है, x इज इक्वल टू 1 पे पूछा है। चलो मैं x1 कैलकुलेट करता हूँ पहले कि x1 क्या होगा। x1 इज इक्वल टू x नॉट प्लस h, x नॉट इज 0, h इज 1, so x1 वी आर गेटिंग एज 1। क्या इसी वैल्यू पे पूछा है y की वैल्यू, क्या इसी वैल्यू पे y की वैल्यू पूछा है, यस। सो वी विल जस्ट से वी आर गोइंग टू कैलकुलेट y1 by using backward Euler method. So backward Euler method का फॉर्मूला y1 is equal to y naught plus h times function x1 y1। ओके, यहाँ पर x1 y1 होता है, फॉरवर्ड वाले में x0 y0 होता है, बैकवर्ड वाले में x1 y1 होता है। सो y1 मुझे कैलकुलेट करना है, y नॉट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 है, मैंने 1 लिखा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेप साइज 1 है, यहाँ पे 1 लिखा। फंक्शन में x1 y1 पुट करना है। जब यहाँ पे x1 y1 पुट करोगे तो ये देगा 0.25 y1 स्क्वायर। अब आप मुझे ये बताओगे कि किस नंबर से मल्टीपल कर दूं कि ये सभी नंबर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, किस नंबर से मल्टीपल कर दूं कि ये सारे, सर 4 से मल्टीपल कर लो क्योंकि ये 0.25 है, 4 से मल्टीपल करोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ 4y1 इज इक्वल टू 4y1 इज इक्वल टू 4 प्लस y1 स्क्वायर। कैन वी राइट इट एज y1 स्क्वायर माइनस 4y1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसी को हम ऐसा लिख लें y1 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स y1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, y1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। क्लियर हुआ? यस। चलो एक क्वेश्चन पूछा बैकवर्ड यूलर मेथड का 1994 में। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, ये कैसे होगा मेरे भाई, माइनस कैसे होगा, प्लस ही तो लिखेंगे ना। ग्राफ देखो, x1 कहाँ पे, इसी साइड में तो है, x नॉट यहाँ पे। तो नंबर सिस्टम पे आगे चलते हैं तो वो बड़ा होता है, तो x1 क्या बनेगा सर, x1 इज ऑलवेज एक्स नॉट प्लस एच। माइनस क्यों करेंगे, आप x नॉट को लिख सकते हो, x नॉट को लिख सकते हो x1 माइनस एच। अगर आप पीछे जाना है x नॉट को लिख सकते हो x1 माइनस एच, x1 इज ऑलवेज एक्स नॉट प्लस एच। इस क्वेश्चन पे आइए, फाइनल आंसर बताइए। सब सेम है, सिर्फ फार्मूला अलग है, फार्मूला अलग है और उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। वो टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया था, थॉट उसका वैल्यू गिवन होता है। टेंजेंट लाइन से तो हम सिर्फ स्लोप निकालते हैं ना, दिस विल बी द आंसर बी। ओके, नाउ स्टेबिलिटी एनालिसिस। अब देखो एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सर, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू kx प्लस सी टैग। इसी पे तो क्वेश्चन पूछता है ना एग्जाम में, तो हम सिर्फ इसी का एनालिसिस करने वाले हैं, हम इससे ज्यादा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। और हमने जो एनालिसिस स्टार्ट किया था वो किस पे स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था dx अपॉन dt इज इक्वल टू kx पे।
हमने ये बोल दिया था कि सी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि सी स्टेबिलिटी को कोई इम्पैक्ट नहीं करता है। इम्पैक्ट कौन करता है? के। इम्पैक्ट कौन करता है? के। ओके, सो हम लोग के पे ही वर्क करेंगे। अब आपको फर्स्ट क्राइटेरिया इसमें क्या मिल जाता है कि के की वैल्यू जो होनी चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया तो अपने को ये मिलता है ना। एंड सेकेंड क्राइटेरिया निकालने के लिए मुझे फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। बैकवर्ड यूलर मेथड का फार्मूला, सर y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h टाइम्स फंक्शन में, अच्छा y नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, x लिखेंगे। सो x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h टाइम्स फंक्शन में t0 x0 पुट करना है। फंक्शन में t0 x0 पुट करना है। क्या ये ऐसा बन गया कि x1 क्या पुट करना है? बैकवर्ड है ना, t1 x1 बैकवर्ड है ना, t1 x1 पुट करना है, तो ये क्या दे देगा? k x1 देगा क्या ऐसा? यस। इससे क्या मैं x1 निकाल सकता हूँ? इससे आप जब x1 निकालोगे तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर x1 की वैल्यू आ जाएगी x0 अपॉन 1 माइनस एच के। चेक करो जरा, इसको इधर लाओगे, x1 कॉमन लोगे, डिवाइडेड बाय करोगे, ये मिलेगा। इसी को आगे इंटीग्रेट करते चले जाते हैं, और भी इटरेशन करते हैं, और भी इटरेशन करते हैं, तो मुझे xn मिलेगा। xn की वैल्यू हो जाएगी x0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एच के टू द पावर n। अगर मैं n को इंफिनिटी ले लूं तो आप सोचिए कि अगर न्यूमरेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू, नॉट न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर जीरो हो जाता है, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो जाता है, तो ये 1/0 के टाइप से बनेगा। और 1/0 का मतलब अनडिफाइंड, इट मींस अनस्टेबल हो जाएगा। इट मींस मुझे इस वैल्यू को जीरो नहीं होने देना, इस वैल्यू को मुझे जीरो नहीं होने देना। इसको जीरो नहीं होने देने का मतलब कि 1 माइनस एच के, जो ये मॉड दिख रहा है, इस मॉड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 रहा तो 1 पे पावर n एंड ऊपर में x0, तो ये वैल्यू देगा x0। और अगर सर 1 से बड़ा रहा, तो 1 से बड़ा रहा और उसके पावर में n, अगर n इंफिनिटी है तो x0 अपॉन इंफिनिटी बनेगा, और x0 अपॉन इंफिनिटी 0 देगा। सर xn की वैल्यू 0 आ रही, इट मींस स्टेबल है। इनफाइनाइट आ जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। सर फाइनाइट वैल्यू दे रहा है मतलब स्टेबल, तो ये बनेगा स्टेबिलिटी के लिए। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। देखो, अगर मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? फर्स्ट पहले ये समझ लो कि अगर मॉड ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, क्या x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले सकते हैं? यस। क्या मैं ऐसा बोलूं कि x इज लेस देन इक्वल टू -1 होगा, तब भी ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा? यस। तो मैं फर्स्ट ले रहा हूं कि 1 माइनस एच के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर 1 माइनस एच के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो 1 1 कैंसिल, यहां से मुझे मिलेगा माइनस एच टाइम्स के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस एच टाइम्स के इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां से हमें ये चीज पता चलना चाहिए कि h इज अ पॉजिटिव नंबर, h क्या स्टेप साइज, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर, k इज अ नेगेटिव नंबर। तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट ऑब्वियस ट्रू हो गया? क्या इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 ऑब्वियस ट्रू हो गया? h is a step side, that is a positive number, k is less than equal to 0, so h into k will be less than equal to 0, obvious true हो गया। सेकेंड चेक करते हैं कि 1 माइनस एच की जो वैल्यू मिल रही है दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -1। अगर ऐसा है तो मैं बोलूंगा कि माइनस एच के इज लेस देन इक्वल टू -2। दोनों ही साइड से मैं -1 से डिवाइड करता हूं। अगर दोनों साइड में आप -1 से डिवाइड करोगे तो क्या मुझे ऐसा लिखना चाहिए एच के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2?
नहीं, कुछ तो गलत कर रहे हैं हम लोग। h is greater than equal to, ओके ठीक है, चलो यहां तक पहुंचे अभी। अब लास्ट स्टेप में इसमें हम क्या लिखेंगे? क्या मैं ऐसा लिख लूं, h is greater than equal to 2 upon k, h is greater than equal to 2 upon k। अगर मैं ऐसा लिखता हूं और k क्या है, निगेटिव नंबर है, k क्या है, निगेटिव नंबर है, क्या स्टेप साइज निगेटिव हो सकता है? k इज अ नेगेटिव नंबर, क्या स्टेप साइज नेगेटिव नंबर हो सकता है? नहीं। इट मींस फॉर k लेस देन इक्वल टू 0 वी आर गेटिंग h मस्ट बी ग्रेटर देन 0 ऑल्सो ना, कि h की वैल्यू ग्रेटर देन भी तो होना चाहिए, स्टेप साइज क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव भी तो होना चाहिए। इट मींस बाय टेकिंग केयर इन माइंड दैट h must be greater than 0, this criteria is not at any important, do not have any importance। क्या ये क्राइटेरिया कोई इंपॉर्टेंस रखता है? No, this is not important। why it is not important? because h is greater than 0 और यहाँ पे निगेटिव मिल रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि लेट सपोज k की वैल्यू -1 है, हम लोग स्टडी कर रहे हैं ऐसा, dx अपॉन dt इक्वल टू -x प्लस c। तो यहाँ से h मिनिमम मिलेगा, h इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सो h मिनिमम मिलेगा, वो बोलेगा कि -2 अपॉन k के इक्वल होना चाहिए, और k की वैल्यू -1, तो वो बोलेगा h की वैल्यू मिनिमम 2 होना चाहिए, h की वैल्यू 2 होना चाहिए, h क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। -2 कहाँ, 2 अपॉन k, सो -2, h मिनिमम -2 होना चाहिए, h की मिनिमम वैल्यू सर, स्टेप साइज की वैल्यूज नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। इट मींस क्या स्टेप साइज पे डिपेंड कर रहा है स्टेबिलिटी, क्या स्टेप साइज पे स्टेबिलिटी डिपेंड कर रहा है? नहीं। तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या मेंशन कर लिया स्टेबिलिटी एनालिसिस में, डज नॉट डिपेंड्स ऑन अ स्टेप साइज। नाउ अब आपको पता चला कि ये मेथड हम क्यों पढ़ रहे हैं, अब समझ में आया ये मेथड क्यों पढ़ रहे हैं। ये स्टेप साइज पे अनकंडीशनली स्टेबल है, ये स्टेप साइज पे क्या है, अनकंडीशनली स्टेबल है। प्रीवियस वाला स्टेप साइज में उसमें इंपॉर्टेंट था कि आप मैक्सिमम स्टेप साइज क्या लोगे, इसमें कोई मतलब नहीं, कितनी भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेथड तो स्टेबल ही होगा, मेथड क्या होगा, वो तो स्टेबल ही होगा। सो डज नॉट डिपेंड ऑन स्टेप साइज, एंड दिस एनालिसिस वी हैव डन फॉर दिस फंक्शन ओनली, है ना, हम इस फंक्शन के लिए एनालिसिस किए हैं, और हमने बोला कि स्टेबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्टेप साइज। मॉडिफाइड और इम्प्रूव्ड यूलर्स मेथड, मॉडिफाइड और इम्प्रूव्ड यूलर्स मेथड। देखो मॉडिफाइड या इम्प्रूव्ड यूलर्स मेथड हम जो पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली में क्या है। लेट सपोज आपके पास, हाँ ये जो एनालिसिस किए थे वो बैकवर्ड के लिए ही किए थे मेरे भाई मनोज, बैकवर्ड के लिए एनालिसिस किए हैं प्रीवियस वाला, ये जो एनालिसिस किए हैं बैकवर्ड के लिए किए हैं, बैकवर्ड का ही तो फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर पूरा। सो बैकवर्ड यूलर मेथड stability does not depend upon the step size for this function। Now we are going to work on the modified or improved Euler method। Same differential equation, yes। Same initial or boundary condition, yes। Now we are going to use modified Euler's method। Modified Euler's method। अब modified में क्या होता है वो चीजों को समझना, थोड़ी सी चीजें समझ जाओगे उसके बाद आपको फार्मूला याद रखने की होगी, वो ऑटोमेटिकली माइंड में याद हो जाएगा, कभी भी वो याद आ जाएगा। क्या आपको फॉरवर्ड यूलर मेथड का फार्मूला याद है? क्या आपको फॉरवर्ड यूलर मेथड का फार्मूला याद है? यस। क्या आपको बैकवर्ड यूलर मेथड का भी फार्मूला याद है?
कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है? क्या आपको बैकवर्ड यूलर का भी फार्मूला याद है एवरीवन? प्लीज रिप्लाई कीजिए, क्या फॉरवर्ड यूलर बैकवर्ड यूलर दोनों का फार्मूला याद है? ओके। एज ए मैथमेटिशियन सपोज मैंने आपको और आपके फ्रेंड्स को कुछ एनालिसिस करने के लिए दिया है, और उस एनालिसिस में आपने कैलकुलेट किया x की वैल्यू 2 आई है, सम अनदर पर्सन ने कैलकुलेट किया x की वैल्यू 3 आई है, तो मैं x की क्या वैल्यू कंसीडर करूंगा? मुझे ना ही आपसे प्यार है ना इनसे प्यार है, मुझे किन्हीं से प्यार नहीं है, तो भैया मैं इनमें से कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा? मैं किसके ऊपर ट्रस्ट करूंगा? मैं बोलूंगा कि सर इन दोनों का एवरेज ले लो आप, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2। मैं बोलूंगा कि एवरेज लेकर 2.5 हुई, मैं बोलूंगा 2.5 यूज करता हूँ, मैं ना इनका सुनूंगा मैं ना इनका सुनूंगा, तो एवरेज की बात होगी। उसी तरीके से वो जो यूलर्स मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब मैं फॉरवर्ड यूलर मेथड यूज करता हूं, देन फार्मूला इज y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h टाइम्स f x0 कॉमा y0। ओके। जब मैं बैकवर्ड यूज करता हूं तो बैकवर्ड के लिए फार्मूला है y0 प्लस h टाइम्स f x1 कॉमा y1। उन्होंने बोला कि इसकी स्टेबिलिटी कम है और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो दोनों मेथड को उन्होंने मिक्स करना स्टार्ट किया। जब दोनों मेथड को मिक्स करेंगे मतलब इन दोनों का एवरेज लेंगे, y1 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज y1 इज इक्वल टू y0 प्लस y0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज y0। यहाँ पर ये दोनों टर्म्स हैं, h कॉमन है तो मैं लिख लेता हूँ h डिवाइडेड बाई 2। फंक्शन में मुझे आएगा x0 कॉमा y0 प्लस यहाँ पे लिखेंगे f x1 कॉमा y1। ठीक है, समझना मैं क्या क्या चीजें चेंजिंग करूंगा और क्यों करूंगा। आप मुझे बताओ कि जो फार्मूला अभी लिख रहा हूं वो इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है? इम्प्लिसिट है। जरा ध्यान दीजिए कि जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था गेट वाला बैकवर्ड यूलर मेथड से, वो कुछ ऐसा क्वेश्चन था 0.25 वाई स्क्वायर। तो जो हमें रिलेशन मिल रहा था वो कुछ ऐसा मिल रहा था, y1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.25 y1 स्क्वायर। क्या ऐसा रिलेशन मिल रहा था? आप यही सोचो कि अगर इसकी जगह पे मैं कुछ ऐसा फंक्शंस लिख देता x प्लस वाई स्क्वायर रूट, तो आपको क्या मिलता? हमें ऐसा मिलता y1 इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x1 प्लस y1, ऐसा मिलता। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करना पॉसिबल है? सिंपल कैलकुलेशन से इस इक्वेशन को सॉल्व करना पॉसिबल है? सिंपल कैलकुलेशन से? सर सिंपल कैलकुलेशन से तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं लग रहा है। हाँ थोड़ा लेंदी होगा, कर लेंगे, थोड़ा लेंदी होगा। तो सर इसीलिए इस इम्प्लिसिट वाले प्रॉब्लम को हटाने के लिए यूलर्स ने क्या किया कि इसमें प्रॉब्लम किसके कारण क्रिएट हो रहा था? ये x1 और y1 के कारण ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो इन्होंने बोला कि x1 एंड y1 में y1 जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको रिप्लेस कर लो y1 स्टार से। y1 स्टार क्या है भाई? y1 स्टार की वैल्यू मुझे वो वैल्यू लेनी है जो मुझे फॉरवर्ड यूलर मेथड से मिल रहा है। इट मींस y0 प्लस एच एफ x0 comma y0। दिस combined formula is known as modified Euler method। इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। अब मॉडिफाइड यूलर्स मेथड इज इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट? मॉडिफाइड यूलर मेथड इज इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट? सोच समझ कर आंसर देना। एक्सप्लिसिट। अब ये इम्प्लिसिट नहीं है क्योंकि सर y1 को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे y1 नहीं पुट करना है, मुझे y1 स्टार पुट करना है। एंड y1 स्टार कहाँ से मिला है? सर फॉरवर्ड यूलर मेथड से मिला है ना। ये हो गया आपने। दूसरी चीज, लोकल ट्रंकेशन एरर बिग ओ एच क्यूब लिखा है, मैंने ऐसा क्यों लिखा? समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब मैं यहाँ पर y1 पुट कर रहा हूँ इसके टर्म्स में, वहां पे h1 आ रहा है,
h आ रहा है, यहाँ पर h पुट होगा, और जब यहाँ पर h पुट होगा तो h इंटू h क्या हो गया, h स्क्वायर, एच क्यू मिल जाएगा लोकल ट्रंकेशन एरर, एच क्यू मिल जाएगा लोकल ट्रंकेशन एरर। दूसरी चीज आपको याद कीजिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जहां पे मैंने आपको एक नोट लिखाया था, whenever we merge two method in a single question error is increased by 1। एरर जो होता है उसका ऑर्डर एक से इंक्रीज कर जाता है। पहले एरर कितना था, बिग ओ एच स्क्वायर, अब कितना हो जाएगा, बिग ओ एच क्यू। ग्लोबल इससे एक कम होता है, बिग ओ एच स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ टेक्निक वो होती है जो यहाँ पे पावर दिखेगा ग्लोबल ट्रंकेशन एरर में, ऑर्डर ऑफ टेक्निक 2, सेकेंड ऑर्डर टेक्निक कहलाएगा। क्लियर हुआ? चलो, गेट 2013 में आईएन ब्रांच में क्वेश्चन पूछा गया है, आईएन ब्रांच में इंस्ट्रूमेंटेशन। सबसे पहले आप मुझे यहाँ से एक एक टर्म्स बताना स्टार्ट करेंगे। एफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स कॉमा एफ फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ, देखो ऑब्जर्व करो, फंक्शन की वैल्यू क्या है सर, फंक्शन की वैल्यू -2x y स्क्वायर, एक्स नॉट की वैल्यू, एक्स नॉट की वैल्यू 0, वाई नॉट की वैल्यू 1। जो मॉडिफाइड यूलर मेथड है उसका एक और नाम है प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड, इम्प्रूव्ड यूलर कॉची मेथड। सो इम्प्रूव्ड यूलर मेथड हमने पढ़ा है, यहाँ से ले लिया, इम्प्रूव्ड वाला फार्मूला लगाना है। स्टेप साइज क्या दिया हुआ है सर, स्टेप साइज 0.2 दिया हुआ है, स्टेप साइज 0.2 दिया हुआ है। मुझे बोला है y की वैल्यू बताइए आफ्टर फर्स्ट स्टेप, इट मींस मुझे y1 कैलकुलेट करने के लिए बोला है। जब भी हम मॉडिफाइड मेथड यूज करते हैं तो उसमें मुझे y1 स्टार की जरूरत पड़ेगी, एंड y1 स्टार वो वैल्यू है जो मुझे फॉरवर्ड से मिलेगा। सो y नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ओके, सो y नॉट की वैल्यू 1 है, मैंने 1 लिखा। स्टेप साइज 0.2 है, मैंने 0.2 लिख लिया। इस 0.2 को मल्टीपल करना है फंक्शन में x नॉट y नॉट पुट करने के बाद। इस फंक्शन में जब आप x नॉट y नॉट पुट करोगे तो ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा, फंक्शन क्या वैल्यू देगा सर, वो 0 देगा। तो y1 स्टार की जो वैल्यू मिली है वो वैल्यूज मुझे 1 मिल गया। नाउ वी विल कैलकुलेट y1। सो y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h by 2। फंक्शन में मुझे पहले x नॉट y नॉट पुट करना है, एंड दूसरी बार फंक्शन में मुझे क्या पुट करना है, x1 y1 स्टार, x1 y1 स्टार। y नॉट की वैल्यू 1 है, 1 लिख लिया, प्लस स्टेप साइज डिवाइडेड बाय 2। स्टेप साइज इज 0.2, that divided by 2 that will be 0.1। इस पूरे को मल्टीपल करते हैं, किससे मल्टीपल करेंगे, किससे मल्टीपल करेंगे, फंक्शन में x नॉट y नॉट पुट करना है। फंक्शन में x नॉट y नॉट पुट करोगे वो 0 मिलेगा, प्लस मुझे फंक्शन में x1 y1 पुट करना है। x1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 इज x नॉट प्लस h, that is 0.2। तो -2 टाइम्स 0.2 टाइम्स y1 स्टार का स्क्वायर, y1 स्टार का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो सर, 1 प्लस 2 इंटू 0.2, 2 इंटू 0.2, सो 0.4, so this is minus 0.4, so this is प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा यहाँ, सो 1 माइनस 0.04, ये बनेगा 0.4 विथ नेगेटिव साइन, अगेन 0.1 से मल्टीपल करेंगे 0.04, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे मुझे 0.96 मिल जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। हमेशा थोड़ा सा कैलकुलेशन आराम से करना है इन सब में, क्योंकि लूज होंगे तो डायरेक्टली बहुत सारे मार्क्स लूज हो जाएंगे। नाउ वी आर वर्किंग विथ रंगी उटा मेथड।
रंगी कुटा मेथड में हम लोग RK1 पहले पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनते जाना एक एक चीज। रंगे एंड कुटा दो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने फार्मूला दिया कि उसी डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू फंक्शन x, y को सॉल्व करने के लिए सेम इनिशियल कंडीशन सब कुछ सेम है। इसको सॉल्व करने के लिए RK1 मेथड बताया कि y1 आप लिखोगे y0 प्लस h k1, y1 प्लस h टाइम्स k1, और उन्होंने बोला कि k1 की जो वैल्यू है, ओके वेट, लैग अपने आप चला जाएगा। ओके, अब आ रहा आवाज सही, अब क्लियर हुआ? मैंने बात किया हुआ, एक्चुअली क्या है ना कि जो इंटरनेट का वायर आया ना, उस वायर पे वो क्या बर्ड्स बैठ रहे हैं, और उस वायर पे जब भी बर्ड्स बैठते हैं ना तो वो स्ट्रेच होता है, झूलता है, उसके कारण वो फिर इंटरनेट कनेक्शन लूज हो रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कि मैं बर्ड्स को कहाँ से रोकूं कि वो ना बैठे। अब वो ऐसे एक्सक्यूज दे रहे हैं तो मैं क्या। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h k1। ओके, उन्होंने बोला k1 की वैल्यू फंक्शन x0 y0 के इक्वल है। आप जरा ऑब्जर्व करो कि अगर k1 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो फार्मूला क्या दिखेगा मुझे? y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h f x0 y0। क्या ये सेम फार्मूला नहीं है जो हमने फॉरवर्ड यूलर मेथड में पढ़ा है? क्या ये सेम फार्मूला नहीं है जो फॉरवर्ड यूलर मेथड में पढ़ा है हमने? यस। सो जब भी RK1 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बोले, कभी भी RK1 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोले, तो आप कौन सा मेथड यूज कर लोगे? फॉरवर्ड यूलर मेथड। दोनों सेम ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। दोनों अलग अलग कंट्रीज में वर्क कर रहे थे, दोनों का लिखने का तरीका अलग था, पहले उतना ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता था, इसलिए दोनों ने ही अपने अपने नाम से मेथड बना ली। ठीक है, ओके। अब जब फॉरवर्ड यूलर मेथड और RK1 मेथड दोनों सेम है, तो उस RK1 मेथड के लिए लोकल ट्रंकेशन एरर क्या होगा? बिग O h स्क्वायर। ग्लोबल ट्रंकेशन एरर क्या होगा सर? बिग O h। ऑर्डर ऑफ टेक्निक क्या होगा? ऑर्डर ऑफ टेक्निक क्या होंगे सर? ये वन, देखो वन ऑर्डर का टेक्निक है। क्या ये वन ऑर्डर का टेक्निक है? देखो लिखा हुआ है ना RK1। RK1 क्या हुआ? फर्स्ट ऑर्डर टेक्निक हुआ, वो वन बता रहा है फर्स्ट ऑर्डर टेक्निक है। सो RKN मेथड ग्लोबल ट्रंकेशन एरर बिग O h रेज टू n, nth ऑर्डर टेक्निक, और लोकल ट्रंकेशन एरर ग्लोबल से वन ज्यादा हो, लोकल ट्रंकेशन एरर ग्लोबल से एक ज्यादा होगा, बिग O h रेज टू n प्लस वन, बिग O h रेज टू n प्लस वन। क्लियर हुआ? लगता है बर्ड बैठ गया वायर पे। हाँ, क्या बोलूं, अब आ रहा है आवाज? यस, तो वही है RKN मेथड है, तो जो यहाँ पे n दिख रहा है वही यहाँ पर ग्लोबल ट्रंकेशन एरर में बनेगा, और n प्लस वन मिलेगा जब लोकल ट्रंकेशन एरर इससे हमेशा वन मोर हो जाता है ना। ग्लोबल लोकल से एक कम रहता है, तो लोकल ग्लोबल से एक ज्यादा रहता है। ये चीजें हैं। RK2 मेथड, RK2 मेथड जब हम लोग कर रहे हैं तो अरंगी कुट्टा ने बोला कि y1 की वैल्यू जब कैलकुलेट करनी हो तो y1 की वैल्यू लिखोगे y0 प्लस h बाई टू k1 प्लस k2, k1 प्लस k2। k1 की वैल्यू क्या लेनी है? उन्होंने बोला k1 की वैल्यू आपको लेनी है f x0 प्लस x0 कॉमा y0। k2 की वैल्यू क्या लेनी है? k2 की वैल्यू लेनी है, उन्होंने बोला f x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस h k1। जरा आप मुझे बताओ कि क्या ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? x0 प्लस h किसके इक्वल होता है?
x1 के इक्वल होता है। और ये जो वैल्यूज लिखी हुई है y0 प्लस hk1, मॉडिफाइड यूलर मेथड के अकॉर्डिंग सोचो कि क्या मैं इसी को y1 स्टार बोल रहा हूँ, क्या मैं इसी को y1 स्टार बोल रहा हूँ? तो इस फार्मूले में जब उन चीजों को पुट करोगे तो y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h/2 फंक्शन, देखो k1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, फंक्शन x0 कॉमा y0 प्लस फंक्शन x1 कॉमा y1 स्टार। क्या हम ऐसा करेंगे? और ये फार्मूला किसका है सर? दिस इज मॉडिफाइड यूलर, दिस इज मॉडिफाइड यूलर, है ना? तो रंगे-कोटा 2 मेथड इज सेम एज मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। रंगे-कोटा 2 मेथड जो है वो सेम एज मॉडिफाइड यूलर। सो जब भी रंगे-कोटा 2 से सॉल्व करने को बोलेगा, अब मॉडिफाइड से सॉल्व कर लेना, आंसर सेम आएगा, क्योंकि दोनों में कोई चेंज ही नहीं, सिर्फ लिखने का तरीका डिफरेंट है। आप मुझे बताओगे कि इसके लिए लोकल ट्रंकेशन एरर का ऑर्डर कितना होगा? लोकल ट्रंकेशन एरर का ऑर्डर कितना होगा? नहीं समझ में आया तो ग्लोबल लिख लो, क्योंकि आरके की बात है। आरके 2, सो ग्लोबल इज h स्क्वायर, लोकल इज h क्यूब, ऑर्डर ऑफ टेक्निक 2, ऑर्डर ऑफ टेक्निक 2, दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर टेक्निक, ऑर्डर ऑफ टेक्निक इज 2। आरके 3 मेथड, आरके 3 मेथड ध्यान से समझना, आरके 3 मेथड ध्यान से समझना। जरा इस फार्मूले को जो लिखा हुआ है उसको देखो और ये चीज समझने की कोशिश करो कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के किस मेथड से ये फार्मूला मैच करता हुआ दिख रहा है। सर वो कोफिशिएंट से पता चला, k1 4k2 प्लस k3, 4 आया मिडिल वाला टर्म, ये किसकी इक्विवेलेंट दिख रहा है? सर सिम्पसन्स 1/3 के इक्विवेलेंट दिख रहा है, सिम्पसन्स 1/3 के इक्विवेलेंट दिख रहा है। तो वो रिलेशन पूछेंगे कि कौन सा आरके मेथड कौन सी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन स्कीम के इक्विवेलेंट। ओके, इसमें क्या करते हैं वो चीजें मैं समझा रहा हूँ। हमारे पास वही इंटरवल है, x0 से कहां पे जंप करना है? x0 प्लस h पे, मुझे यहाँ पे ही जंप करना है, मुझे y1 ही कैलकुलेट करना है। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उसको दो इंटरवल में डिवाइड कर दिया। जब दो इंटरवल में डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, यहाँ से मैं यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा। इट मींस इंटरमीडिएट पॉइंट आ गया। तो इसमें जब भी दो इंटरवल की बात हो रही थी तो k1 k2 एंड k3 अगर लो तो मिडिल वाले को वेटेज कितना दे रहे थे सिम्पसन्स? 4, तो 4 लिख रहे थे। आपको याद है कि टोटल स्टेप साइज में हम वेटेज से डिवाइड करते थे, यहाँ पे स्टेप साइज कितना है? h ही है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या होता था कि दो पार्ट में h और h आते थे, तो हम लोग 2h/6 लिखते थे। यहाँ पर तो h ही है ना, वो जब वो h ही है तो हम लोग क्या लिखेंगे? h/6, k1 प्लस 4k2 प्लस k3, ये आ गया। अब हमारा कंसर्न है इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना। तो k1 की वैल्यूज इनिशियल पॉइंट पे है, k1 की वैल्यू इनिशियल पॉइंट पे है, देख लो k1 इज इक्वल टू फंक्शन x0 y0। k2 की वैल्यू क्या? जब मैं k2 कैलकुलेट करूंगा, जब मैं k2 कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ से यहाँ का गैप कितना है सर? h/2। यहाँ से यहाँ का गैप कितना है? h/2। तो x0 प्लस h/2 मिलेगा और यहाँ पर y0 प्लस h/2 k1 मिलेगा। इस h/2 के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं हम लोग, ऊपर जा रहे हैं, तो y0 प्लस h/2 k1। जब k3 लिखेंगे तो x0 प्लस h, x0 से कहां पे जा रहे हैं? x0 प्लस h पे जा रहे हैं। y0 में सिर्फ ये अपने को ध्यान में रखना है, दिस इज एडॉप्टिव, इन्होंने वो अपने मन से किया r3 में, प्लस 2h k1 माइनस h k2। उन्होंने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को डायरेक्टली मर्ज किया और इन दोनों का एवरेज कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिखा है। तो यही आपको ध्यान में रखना है, 2hk1 माइनस hk2, ये ध्यान में रखो, 2hk1 माइनस hk2, देन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप मुझे बताओगे लोकल ट्रंकेशन एरर का ऑर्डर कितना होगा?
लोकल ट्रंकेशन एरर का ऑर्डर कितना होगा? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लोकल ट्रंकेशन एरर? मेथड पढ़ रहे हैं RK3। सर लोकल ट्रंकेशन एरर बिग O H raised to 4. What is global truncation error? Big O H cube. What is order of technique? This is third order technique. थर्ड ऑर्डर टेक्निक। आपको याद है जब मैंने आपको सिम्पसन्स 1/3 पढ़ाया था तो वहां पर ऑर्डर ऑफ एरर बिग O H raised to 4 बताया था। कंपेयर कर लो, क्या हम सेम चीजें यहाँ पे कर रहे हैं? इसका भी ऑर्डर ऑफ एरर सेम है, सेम है, बिग O H raised to 4। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होता है dy/dx इज इक्वल टू fx, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी को मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ ना, y इज इक्वल टू f of x dx। दोनों एक्चुअली क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, इसीलिए दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। RK4 मेथड, RK4 मेथड में इसको देखो और आप मुझे बताओगे, ध्यान में रखना इन सब चीजों को, आप मुझे ये बताओगे कि इसको देखकर आपको कौन से सिम्पसन्स का याद आ रहा है? ध्यान से देखना, गलती मत करना। सिम्पसन्स 1/3 और सिम्पसन 3/8 किसकी याद आ रही है आपको इसको देखकर? फिर से सोचो, रुकना। सिम्पसन 3/8 में, सिम्पसन 3/8 में वेटेज वैल्यू 8 होती है। सिम्पसन 3/8 मेथड में वेटेज वैल्यू 8 होती है एंड सिम्पसन्स 1/3 में वेटेज वैल्यू 6 होती है। यहाँ पर वेटेज वैल्यू कितनी है? यहाँ पर भी तो वेटेज वैल्यू 6 ही है ना, 2 2 4 + 1 + 1 6, वेटेज वैल्यू 6 है। तो ये मेथड भी क्या बनेगा सर? ये मेथड भी सिम्पसन्स 1/3 बनेगा। ये भी किसकी इक्विवेलेंट है? ये भी सिम्पसन्स 1/3 के इक्विवेलेंट है। लेकिन इसमें हमने क्या फर्क किया है? इसमें हमने ये चीजों का फर्क किया है कि दिए हुए में 3 बार डिवाइड कर रहे हैं ऐसे। यहाँ पे K1 है, K2 है, K3 है, K4 है। इट मीन सर इनका डिस्टेंस कितना होना चाहिए? h/3 h/3 h/3। कहीं पे 3 नजर आ रहा है आपको? नहीं। तो बोला कि ये वाला जो मेथड बन जाएगा ना, वो सिम्पसन्स 3/8 के अकॉर्डिंग बन जाएगा, क्योंकि आपने h/3 यूज किया है। तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं, मुझे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी नहीं। तो रंगे एंड कोटा ने क्या बोला कि चलो कुछ एक्स्ट्रा इसमें एफर्ट लगाते हैं। उन्होंने क्या किया कि लेट्स से K1 जो है यहाँ पे, K2 एंड K3 दोनों को एक ही लाइन पे ले लो एंड K4 को आगे करो। K2 एंड K3 को दोनों को एक ही लाइन पे ले लो। इट मींस ये टोटल डिस्टेंस h है, दिस इज h/2, दिस इज आल्सो h/2, ये दोनों h/2 h/2। तो K1 की वैल्यू x0 y0 पे मिलेगी। K2 की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा, K3 के लिए भी x कोऑर्डिनेट सेम होगा, लेकिन उसकी सर हाइट चेंज करेगी, क्योंकि K2 एंड K3 डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे स्लोप देगा। तो यहाँ पर y0 + hk1 और यहाँ पे y0 + hk2 ये चेंज दिखेगा, लेकिन दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है, क्योंकि उसी पॉइंट पे हम स्लोप बना रहे हैं। लास्ट वन इज x0 + h y0 + hk3। सो K1 K2 K3 ये ध्यान में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर 4 वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, K1 K2 K3 K4। ओके, अब देखो कि अगर मैं इक्वेशंस ऐसा लिखता हूँ dy/dx इज इक्वल टू फंक्शन x, आप ऑब्जर्व करके मुझे बताओ कि क्या K2 एंड K3, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन K2 एंड K3? अगर फंक्शन सिर्फ x का फंक्शन है तो K2 K3 में कोई रिलेशन है क्या? चेक करो।
इसके लिए K2 क्या बनेगा? क्या K2 ऐसा बन जाएगा x0 प्लस h/2? क्या K3 क्या बनेगा? क्या K3 भी ऐसा बन जाएगा x0 प्लस h/2? चेक करो। अगर यहाँ पे सिर्फ फंक्शन ऑफ x लिखा है, इट मीन्स y की वैल्यू पुट नहीं करनी है, मतलब ये वाली वैल्यू पुट नहीं करनी है। जब ये वाली वैल्यू पुट नहीं करोगे तो यही तो पुट करोगे। जब ये पुट करोगे तो ये दोनों सेम मिल गया, इट मीन्स हमें क्या मिल गया? K2 एंड K3 दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो मुझे कैसा दिखेगा? K1 प्लस 4K2 प्लस K4, K2 K3 दोनों इक्वल है ना, दोनों क्या बन जाएंगे? 4। इसीलिए ये सिम्पसन्स 1/3 बना रहे हैं, इसीलिए सिम्पसन्स 1/3 बना रहे हैं। समझ में आया सबको? क्यों बनाया सिम्पसन्स 1/3? समझ में आया सबको? गेट में क्वेश्चंस पूछा है मेरे भाई, इसलिए मैं इतना फोर्स भी दे रहा हूँ, वरना मैं फोर्स नहीं देता इन सब चीजों पे। जी सर। इम्पोर्टेंट। देखो क्या लिखा है मैंने। जो पहले फंक्शन x, y लिखते थे, उसकी जगह पे मैं सिर्फ फंक्शन ऑफ x लिख रहा हूँ। अच्छा रब ना करें, ठीक है चलो, ठीक है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। जब मैंने RK1 मेथड पढ़ा, RK1 मेथड किसकी इक्विवेलेंट है? फॉरवर्ड यूलर मेथड के इक्विवेलेंट है। अगर मुझसे पूछेगा, ये डिफरेंशिएशन स्कीम है ना, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन स्कीम, और इस साइड में क्या है? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन स्कीम, इंटीग्रल मेथड है। तो फॉरवर्ड यूलर मेथड किस इंटीग्रल स्कीम के इक्विवेलेंट? तो हम लोग बोलेंगे ट्रेपेजॉइड रेक्टेंगुलर मेथड के इक्विवेलेंट, रेक्टेंगुलर मेथड। ओके। RK2 मेथड किसके इक्विवेलेंट है? रंगीकोटा 2 मेथड। याद कीजिए, जब रंगीकोटा 2 पढ़ रहे थे, इट मींस वो किसकी तरह है सर? वो मॉडिफाइड यूलर की तरह है। तो जब मॉडिफाइड यूलर का फार्मूला लिख रहे थे, आपको याद है? y0 प्लस h/2, यहाँ पे हम लोग f x0 y0 लिख रहे हैं, प्लस यहाँ पर f x1 y1 स्टार लिख रहे हैं, लिख रहे हैं ना ऐसा? चेक कीजिए। अगर फंक्शन सिर्फ x का हो तो ये फार्मूला क्या बनाएगा? y0 प्लस h/2, this will be f x0 प्लस दिस विल बी f x1। इट मींस ये क्या दे रहा है सर? ये मुझे वैल्यू देगा y0 प्लस h/2 y0 प्लस y1। अब आप मुझे ये चीज सोच समझ कर बताइए कि ऐसा ऑब्जर्वेशन आप कहाँ करते थे? सिम्पसन्स 1/3, ट्रेपेजॉइडल 3/8, किसमें ऐसा h/2 आता था? ट्रेपेजॉइडल। इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल रूल लिखा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? ट्रेपेजॉइडल रूल लिखा है। अब RK3 एंड RK4 दोनों के लिए, RK3 एंड RK4, क्योंकि सर RK3 एंड RK4 दोनों सेम हो जाते हैं अगर मुझे फंक्शन ऑफ x दिया हुआ हो। अगर फंक्शन ऑफ x, y ना देकर सिर्फ फंक्शन ऑफ x हो, तो RK3 एंड RK4 उन दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। और दोनों इक्वल अगर हो गए तो वो मेथड किसकी इक्विवेलेंट है? सिम्पसन्स 1/3 के इक्वल है। किस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन स्कीम? सिम्पसन्स 1/3 मेथड के इक्विवेलेंट। इस क्वेश्चन को पढ़ो। केमिकल 2018 का क्वेश्चन है, फोर्थ ऑर्डर रंगीकुटा मेथड, फोर्थ ऑर्डर RK4 मेथड टू सॉल्व एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। उसके लिए ये फार्मूला यूज किया है, K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, सारा फार्मूला यहाँ पे दे दिया उसने। बोला गया है कि हम एक स्पेशल केस की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पे f जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है x पे।
इट मीन्स यहाँ पर जो फंक्शन है वो सिर्फ x का फंक्शन है। अगर सिर्फ x का फंक्शन है तो आर के फोर मेथड किसमें रिड्यूस हो जाएगा? आर के फोर मेथड किसमें रिड्यूस हो जाएगा? पढ़ो इसमें, यूलर का एक्सप्लिसिट, यूलर का इम्प्लिसिट, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन्स। सर सिम्पसन्स। इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं वहां से इतने सारे इमोशंस लेके चला था, सब कुछ बताते चलिए। ट्राई करोगे इन क्वेश्चंस में खुद से? देखो फंक्शंस माइनस के वाई बन जाएगा, स्टेप साइज दिया हुआ है, के थ्री पूछा है, के थ्री कैलकुलेट करना है। एक चीज और ध्यान में रखना, ठीक है, आर के मेथड में ना कोई भी आर के हो, चाहे आर के वन टू थ्री, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं आर के वन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ बुक्स में ऐसा दिया हुआ रहेगा कि y1 की वैल्यू y0 प्लस एच के वन के इक्वल है, ये किसी बुक में दिया हुआ रहेगा। एंड किसी बुक में क्या दिया हुआ रहेगा कि y1 की वैल्यू y0 प्लस के वन के इक्वल है। सर दोनों सही है क्या? दोनों सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस बुक में दिया हुआ रहेगा कि k1 की वैल्यू फंक्शन x0 कॉमा y0 है, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि k1 की वैल्यू h f x0 कॉमा y0 है। क्या दोनों सेम नहीं है? क्या दोनों सेम नहीं है? सेम है। सो देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो मुझसे k3 पूछा है, मैं k3 हम अपने वाले फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारा आंसर मैच नहीं किया तो मैं उसको h से मल्टीपल करके भी चेक कर लूंगा, मैं उसको h से मल्टीपल करके भी चेक कर लूंगा कि ऑप्शन में है या नहीं। क्योंकि सर प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे उसमें तो k1 k2 k3 सबका फार्मूला दे दिया, तो मुझे पता था। लेकिन यहाँ पे फार्मूला नहीं दिया, तो मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से वो किसके बारे में बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन बनाने वाले ने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बात किया है तब तो सर आंसर मैच कर जाएगा डायरेक्टली। अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बात कर रहा है तो h मल्टीपल करना पड़ेगा। तो हम पहले अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, आंसर नहीं मैच किया तो मल्टीप्लाइड बाई के मल्टीप्लाइड बाई h कर लेंगे, उससे आंसर मैच करने की कोशिश करेंगे, जो आंसर मैच करेगा वो आंसर हो जाएगा। समझ में आया ये बात? ये तो मिटाने वाला है इसलिए मैं मिटा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होने का, चार मेथड लिखकर। यस। सो पहले मैं ये चाहता हूँ, कुछ ही क्वेश्चंस हैं, चार पांच क्वेश्चंस है, खुद से पहले ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, आर के फोर मेथड का लोकल ट्रंकेशन एरर बताओगे? आर के फोर मेथड का लोकल ट्रंकेशन एरर बताओगे? वेरी गुड, h raised to 5। एंड ग्लोबल ट्रंकेशन एरर BOH raised to 4। मेथड ऑर्डर ऑफ टेक्निक 4, आर के फोर ऑर्डर ऑफ टेक्निक 4। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस खत्म कर लेते हैं। इनमें से कौन सा मेथड मल्टी स्टेप मेथड है? यूलर, रंगेकोटा, इंप्रूव्ड यूलर, एडम्स मल्टन। मल्टी स्टेप सी। इसको मैच करना है। गॉस सीडल मेथड, गॉस सीडल मेथड किसको सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं? फोर्थ, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन को। फॉरवर्ड न्यूटन गॉस मेथड, फॉरवर्ड न्यूटन गॉस मेथड किसको सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं? फॉरवर्ड न्यूटन गॉस मेथड। सर ये फॉरवर्ड मेथड, बैकवर्ड मेथड, ये इंटरपोलेशन का मेथड है। रंगे कुट्टा मेथड से हम लोग क्या सॉल्व करते हैं? रंगे कुट्टा मेथड से क्या सॉल्व करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। ट्रेपेजॉइडल रूल से क्या सॉल्व करते हैं? सर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं,
देखो इस क्वेश्चन को आप करोगे और इस क्वेश्चन को मैं कल करूंगा, दोनों अपना अपना तरीका मैच करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर स्टेप साइज कितना है, स्टेप साइज कितना है, 0.2। ओके, यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन कैसा है, लीनियर फंक्शन है क्या, लीनियर फंक्शन है क्या। अगर मैं dx को सॉल्व करूंगा, अगर मैं dx को सॉल्व करूंगा तो ये किस डिग्री का इक्वेशन बनेगा, किस डिग्री का इक्वेशन बनेगा, सॉल्यूशन किस डिग्री का बनेगा, सॉल्यूशन 2 डिग्री का बनेगा। ये पॉलिनोमियल बनेगा 2 डिग्री का सॉल्यूशन, टी स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो 2t स्क्वायर प्लस 4t आएगा, 2 डिग्री का बनेगा। तो देखो एक चीज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि ये एक है dy अपॉन dx इज इक्वल टू फंक्शन x, y। इसको मैंने सॉल्व किया, जो सॉल्व करके मुझे मिल रहा है उसको मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोल रहा हूँ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन का। ओके, अगर हम आर के वन मेथड की मैं बात करूं, आर के वन मेथड की मैं बात करूं, और आर के वन मेथड अगर ये फंक्शन, अगर ये फंक्शन लीनियर कांस्टेंट फंक्शन रहा तो एग्जैक्ट आंसर दे। उसी तरीके से आर के टू अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन रहा तो एग्जैक्ट आंसर देगा। आर के सॉरी, ये कांस्टेंट, ये लीनियर एक्स प्लस बीटा, एंड आर के थ्री क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए एग्जैक्ट आंसर देगा। आर के फोर सर क्यूबिक के लिए एग्जैक्ट आंसर देगा। आप चेक कर सकते हो कि किसके लिए एग्जैक्ट आंसर दे रहा है। ये सब चीजें है ना, थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहोगे खुद से लिख लिख के, तो आपको पता चलते रहेगा कि क्या है। सो आपका टास्क ये है, फर्स्ट टास्क मैं दे रहा हूँ मेथड से सॉल्व कीजिए, दूसरा टास्क दे रहा हूँ इसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, दोनों में मैच कीजिए क्या दोनों वैल्यू सेम दे रहा है, दोनों वैल्यू सेम दे रहा है। अगर दोनों सेम वैल्यू दे रहा है तो ध्यान में रखिएगा, अगर सॉल्यूशन का आर के फोर मेथड में क्यूबिक या उससे कम हो तो वो एग्जैक्ट आंसर देता है। चलो काफी टाइम हो गया, अपना टाइम पास हो गया है। सो इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद, आर के मेथड के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद हम लोग बाइसेक्शन मेथड पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। सो इट मे बी पॉसिबल डैट कि कल न्यूमेरिकल मेथड फिनिश हो जाए। न्यूमेरिकल मेथड के बाद कौन सा करना है भाई, क्या पढ़ना है न्यूमेरिकल मेथड के बाद, कॉम्प्लेक्स लास्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि सिविल वालों को है नहीं। लैप्लास, फॉरियर, क्या पढ़ोगे, लैप्लास पढ़ाऊं फॉरियर पढ़ाऊं, लैप्लास, ठीक है, लैप्लास कवर कर लेंगे। चलो गुड नाइट।